Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Tasmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट्स क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलने वाले हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाने वाली है। और स्टूडेंट्स, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। और अगर आप स्टेट्स बोर्ड से हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो भाई किस चीज़ की देरी है, जल्दी से आ जाइए हमारे प्लेटफॉर्म पर और अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच कर लीजिए। और अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ, कि लिविंग बींग्स किससे बने हुए हैं स्टूडेंट। मतलब कि मैम बायोलॉजी शुरू हो चुकी है, करेक्ट, बायोलॉजी शुरू हो चुकी है। इससे पहले मैं आपका चैप्टर करा चुकी हूँ मैटर इन अवर सराउंडिंग। इफ यू हैव मिस दैट लेक्चर या फिर चैप्टर, जाकर उसको विजिट कर लो, चैनल पे सारे के सारे लेक्चर्स उसके आपको इजीली मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम भी आप लोगों ने लगा लिया होगा, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। सेल के बारे में बातें होने वाली हैं। इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ओवरव्यू दिया था इस चैप्टर का, अगर आपने वो भी मिस करा है तो उसको भी जाकर लगाइए, क्योंकि उससे आपको बहुत आइडिया हो जाने वाला है कि आपको मतलब पढ़ना क्या क्या है। उससे आपको ये चीज़ का आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। चलिए भाई, लगा ली हेडिंग व्हाट इज़ द लिविंग बीइंग मेड अप ऑफ। तो एज यू ऑल नो कि जो लिविंग बीइंग है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं दीवार को तोड़ दूँ, जैसे किसी भी दीवार को अगर मैं तोड़ दूँ, तो जब मैं उसको तोड़ूंगी तो मुझे क्या चीज़ मिलेगी। मतलब बिल्कुल अगर मैं तोड़ ताड़ के सब कुछ अलग कर दूँ तो मुझे अल्टीमेटली एक पूरी एक ईंट मिलेगी। ईंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो जो ईंट है, अगर उन ईंटों को एक साथ आपने जोड़ा, जब जाके वो वॉल बनी जो आपको बहुत ही स्मूथ नज़र आ रही है। सही बोल रही हूँ मैं इस बात को? तो इट मीन्स ऐसे ही जो हम हैं, ऑर्गेनिज्म है हम, या कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स, हम कोई ऐसे मतलब कि एकदम से ऐसे कोई हमारे अंदर कोई वो नहीं लग रही है कि हमें किसी चीज़ से जोड़कर बना दिया, कोई सीमेंट से हमें कोई शेप दे दी। नहीं, हम लोग बने हुए हैं सेल्स से। किससे बने हुए हैं? सेल्स से हम लोग बने हुए हैं। तो हमारी जो पूरी बॉडी, मतलब अभी तो आपको एक परफेक्शन नज़र आ रहा है, बट अगर जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे, मान लीजिए आप क्या करिए, आप जैसे स्किन का टिश्यू उतार लीजिए, ये स्किन को आप थोड़ा सा उतार लीजिए, ऐसे नोच लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, एंड देन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे आप देखेंगे तो यू विल फाउंड दैट कि मतलब आपको वहाँ पे क्या मिलेंगी, सेल्स मिलेंगी। सेल्स के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आप अपना कहीं का भी अंदर बक्कल कैविटी का निकाल लीजिए थोड़ा सा टिश्यू, एंड आप उसको ऑब्जर्व करिए, आपको वहाँ पे सेल्स मिलेंगी। तो मतलब कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? मतलब कि मैम सेल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल जो है वो हमारा क्या है, मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे घर बनाने के लिए या फिर वॉल्स बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स, ऐसे का किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको बिल्डअप करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है? आपको ज़रूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट्स सेल्स की। किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है? सेल्स की। एज आई टोल्ड यू बिफोर, लाइक कि आपके पास मान लीजिए कोई सेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम चलो ठीक है, जैसे हम ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं घर बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, तो उसके बाद हमें पता चलता है ना कि एक पूरी की पूरी दीवार बन के खड़ी होगी। तो ऐसे तो मतलब हमारे अंदर भी होता है, करेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए आपने सेल थी, आपके पास कोई सेल थी, तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं स्टूडेंट्स कि जो सेल होती है, जब बहुत सारी सेल, मान लो कोई एक सेल है, कोई पर्टिकुलर एक सेल की मैं बात करूँ, अभी मैं बताऊंगी मैं किस सेल की बात करूँ, या कोई भी चीज़, मान लो कोई सेल थी, वो सेल ना बहुत सारी ग्रुप में आ गई। मतलब दे आर लाइक, पहले वो बैठी थी, फिर उनका मन किया, वो बहुत सारी थी, वो अलग अलग बैठी थी, पर उनका मन बाद में क्या कि चलो आज चुगली करते हैं, ठीक है। तो चुगली करने के लिए साथ में बैठ गई, एंड वो इस तरीके से चुगली करती है कि उनके थॉट्स भी बहुत मिलते हैं, उनको मज़ा भी आता है, वो टॉपिक भी सेम ही लेकर आती हैं गॉसिप का। तो इट मीन्स कि जब बहुत सारी सेल्स ग्रुप में आ जाती हैं, group of cells forms tissue। अब टिश्यू भी ये नहीं है कि बस बहुत सारी सेल ग्रुप में आ गई और बस ऐसे टिश्यू बन गया, नहीं, उनका सिमिलर फंक्शन होना चाहिए। दे परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, एंड वो क्या करना चाहिए, सिमिलर फंक्शन वो परफॉर्म कर रही हैं, वो शेप एंड साइज में भी सिमिलर होनी चाहिए, तभी जाके वो टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं। क्या करना चाहिए उन्हें टिश्यू होने के लिए? उन्हें क्या करना पड़ेगा टिश्यू होने के लिए? सिमिलर, परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, परफॉर्म, एक मिनट,
perform similar functions and similar in size and shape. So imagine कि there is a cell here, कि कोई सेल है हमारे पास, यहाँ पर कोई एक सेल है ऐसी, या ऐसी नहीं, कोई शेप की लेती हूँ जिससे तुम्हें समझ में आए कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई मान लीजिए ऐसी कोई शेप है, ऐसी शेप की कोई सेल है, ऐसे हेक्सागन शेप की कोई सेल है। देन इफ अगर ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही है ना स्टूडेंट्स, तो आप ये देखोगे यहाँ पे क्या चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे, यू विल ऑब्जर्व दैट कि जब ये टिश्यू बनाएगी तो देखो ये ऐसी होगी कुछ, एक सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ठीक है, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो आप एक चीज नोटिस कर पाए, अब आप शायद मेरी इस डेफिनेशन को समझ पा रहे हैं कि मैम वो सेल तो है बट वो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करनी चाहिए, उसका सिमिलर शेप एंड साइज होना चाहिए, जब जाकर वो टिश्यू कंसिडर करी जाएगी। डन, इतना समझ में आता है। फिर मैम हम ये देखते हैं जब बहुत सारा टिश्यू एक साथ काम करता है, दे फॉर्म अ टिश्यू सिस्टम। क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट? वो टिश्यू सिस्टम को फॉर्म करता है। टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम कैसे बनता है स्टूडेंट्स? जब आप बहुत सारे टिश्यूज को एक ग्रुप में लेकर आ जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैम हर जगह पे हर लेवल पर ऑर्गेनिज्म आपको मिलेगा, अभी मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आपको किस किस लेवल पर मिलेगा। फिर जब बहुत सारा मतलब जब टिश्यू सिस्टम बन जाता है तो उसके बाद बनता है स्टूडेंट ऑर्गन। क्या बनता है? ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन कोऑर्डिनेट करके काम करना शुरू कर दें तो वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एंड आफ्टर ऑर्गन सिस्टम द होल ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड। अब क्या होता है लास्ट में आपका पूरा का पूरा क्या बन जाता है स्टूडेंट? ऑर्गेनिज्म बन जाता है। डन, समझ में आई आपको वाली चीज? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया स्टूडेंट्स कि सबसे पहले मैम सेल होती है। सेल जब बहुत सारी सेल ग्रुप में आ जाती हैं, वो सिमिलर शेप एंड साइज की होती हैं, उनका सिमिलर फंक्शन होता है परफॉर्म करने के लिए, तो वो बनाती है मैम टिश्यू। क्या बनाती हैं स्टूडेंट्स? वो टिश्यू बनाती हैं। अब मैम हम ये देखते हैं जब बहुत सारा टिश्यू ऐसे ग्रुप में आ जाता है तो मैम वो बनाता है टिश्यू सिस्टम। किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है? वो टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। देन जब टिश्यू सिस्टम मतलब जुड़ जाए, मतलब बहुत सारे टिश्यू आ जाए एक साथ, तो वो बनाता है ऑर्गन। देन अल्टीमेटली जब ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली कि हर लेवल पर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि एक सेल भी एक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इस तरीके से। अब आप देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ऑर्गेनिज्म इज इन द सेंस में ये बोल रही हूँ कि हर लेवल पर क्या है। देखिए अगर मैं सेल में बात करूँ तो आपने क्या क्या सुन रखा है? आपने सुन रखा है मैम बैक्टीरिया। मतलब कि बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट जिसका लेवल सेल्यूलर है, मतलब सिर्फ उसके पास सेल है और कुछ नहीं है, सिर्फ सेल है। जैसे सेल बैक्टीरिया हो गया आपका, अमीबा हो गया। अमीबा भी सिर्फ एक सेल है, कोई हमारी तरह पूरा का पूरा एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसके हाथ पैर हो या कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है उसके पास, कोई टिश्यू नहीं है। अमीबा, समझ पाए आप लोगों को ये वाला पॉइंट? अमीबा हो गया आप लोगों के पास। देन आपका यीस्ट, इट इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। ये भी क्या है? आपका एक सिंगल सेल है। तो मतलब कि ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं एट ऑल द लेवल्स। सेल्यूलर भी है, मतलब कि मैम ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सिर्फ जिनके पास सिर्फ सेल ही है और कुछ है ही नहीं उनके पास। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट? ये वाला समझ में आ रहा है? नहीं वाला पॉइंट। बट अगर मैं बात करूँ इसे टिश्यू लेवल पर, आप देखेंगे अगर आपने कभी हाइड्रा के बारे में सुना है, नहीं सुना होगा। ऐसे याद रखो कि स्टूडेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ टिश्यू है और कुछ नहीं है, सिर्फ टिश्यू लेवल पे वो एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो किसी लेवल पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। समथिंग लाइक, समझ में आ रहा है अपन? मतलब कि लाइक दे हैव अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि आप या एग्जाम्पल इसमें लिख के आ सकते हैं स्पॉन्जेस। डन, समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग? स्पॉन्जेस ना लिखो आप इसमें लिख सकते हो हाइड्रा।
आपका वो चैप्टर कट चुका है, वरना इतना बढ़िया चैप्टर है ना स्टूडेंट्स वो, जहाँ पर एनिमल किंगडम की थोड़ी सी बातें करी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो कट चुका है। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टूडेंट जैसे टिश्यू सिस्टम लाइक इज इन द सेंस के मतलब अभी भी वो टिश्यू ही है, मतलब उनके पास ऐसे कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं आया है, उनके पास कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं आया है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को। फिर आते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गन हमारे पास आ चुके हैं। क्या हमारे पास ऑर्गन आ चुके हैं? जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ऑर्गन सिस्टम भी हमारे पास आ चुके हैं, और हम तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन ही चुके हैं। हमारे पास ये सब चीज़ें हैं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म का लेवल ही ये है कि मतलब कि वो सिर्फ सेल ही हैं, वो सिर्फ टिश्यू ही हैं, मतलब वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। उनका वो सिर्फ एक ऑर्गन है, मतलब इस तरीके के भी एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर। मेरे कहने का मतलब ये है। अब जैसे मैंने बात करी कि मैम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म एक सेल ही है। ऑर्गेनिज्म मैं क्यों बोलूँ, मतलब कि एक कोई भी एक लिविंग चीज़ वो सिर्फ सेल है और वो जिंदा है, मैं ये बोल रही हूँ। तो जैसे मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या हूँ, मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हूँ। अब मैंने बोला मल्टी सेलुलर, मैम ये क्या होता है? सेल समझ में आता है ना? सेल क्या है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी से पूरी लाइफ बन रही है। इट मीन्स कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर देखो, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स। मतलब लाइक आप इनको, अगर मैं देखो अपनी स्किन को, जैसे अगर मैं ध्यान से देखूंगी, मैं अपनी स्किन को अगर ध्यान से देखूंगी तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है। बट अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखूँ, जैसे मान लो मैंने इसको ऐसे उतार लिया, अपनी स्किन को उतार लिया कुछ भी करके, एंड देन जब मैंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा स्टूडेंट्स, तो अब मुझे नजर आएगा कि वो सेल से बनी हुई है। आपको वो सेल्स भी नजर आएंगी। अब जैसे मान लो मैं बात करती हूँ ब्रेन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ब्रेन जो होता है वो बना हुआ होता है नर्वस टिश्यू का, टिश्यू जब ग्रुप ऑफ सेल्स है। बट अगर हम उसकी एक सेल को देखेंगे ना, तो आपको वो सेल कुछ ऐसी नजर आती है। देखो वो सेल आपको कुछ ऐसी नजर आती है, इट इज लुकिंग लाइक दिस। रुको यार एक मिनट, ऐसी है स्टूडेंट वो कोई एक सेल। तो आप जब देखोगे ना उसको, वो जेन्युइनली आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसी नजर आने वाली है, जिसके आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐसा आपको एक ट्री लाइक प्रोजेक्शन नजर आएगा। ऐसा आपको एक प्रोजेक्शन इसका नजर आएगा। देन आप देखेंगे कि इसके बीच में आपको न्यूक्लियस भी नजर आएगा। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में, ये एक सेल है जिसके बारे में मैं डिस्कशन कर रही हूँ, यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी नजर आएगा, बीच में डार्क कलर का रीजन नजर आएगा। फिर यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्म भी देखने के लिए मिलेगा। इसके ऊपर एक और कुछ एक्स्ट्रा कवरिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पे बताऊंगी मैं, सारा सब कुछ पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। ऐसा तो ये क्या है स्टूडेंट? ये है न्यूरॉन। क्या है ये न्यूरॉन है। ये कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन एक सेल है। क्या है स्टूडेंट? ये एक सेल है, बट ये आपको दिखेगी नहीं ना। अगर मैं आपको ब्रेन दिखा दूँ निकाल के किसी का भी, जो ऑलरेडी यूज होते हैं डाइसेक्शन वगैरह के लिए, अगर मैं आपको ब्रेन निकाल के दिखाऊंगी तो आप ऐसे थोड़ी देख लेंगे इसको। आप बोल देंगे मैम देखिए वो न्यूरॉन दिख रहा है, नहीं दिख सकता स्टूडेंट्स। ये माइक्रोस्कोपिक है। क्या है ये? माइक्रोस्कोपिक। आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आएगी ये चीज। समझ में आ गया? इस सेल का एग्जांपल क्यों लिया? क्योंकि थोड़ी डिफरेंट है और बॉडी सेल से, तो आपको इजीली विजिबल हो जाती है। अगर मैं आरबीसी की बात करूं स्टूडेंट्स, तो आरबीसी इज अ बाइकॉनकेव शेप। बाइकॉनकेव का मतलब क्या होता है? आप कोई गोल चीज लीजिए ऐसे, फ्लैट से कोई गोल चीज, और उसको ना बीच में से ऐसे प्रेस कर दीजिए, तो यू विल नोटिस, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, थोड़ा सा ऐसा व्यू दिखाऊं, तो आप ये देखोगे आपको यहाँ से भी वो थोड़ी सी दबी हुई नजर आएगी, एंड आपको वहां से भी वो थोड़ी सी ऐसे दबी हुई नजर आएगी, ऐसी। मतलब वैसे वो मोटी है, बट आपने बीच में से दबा दी। ये है आपकी आरबीसी। क्या है स्टूडेंट? की आपकी आरबीसी है। ये भी आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही नजर आती है। समझ में आ गया? तो ये सारी शेप्स जो हमें पता चली हैं कि मैम आरबीसी कुछ ऐसी होती है कि बीच में से दबी हुई होती है, ये हमें कैसे पता चला? ये हमें पता चला स्टूडेंट जब हमने सेल की पढ़ा, सेल के बारे में पढ़ा कि मैम सेल कैसी हैं, क्या है, कैसी दिखती हैं वो सेल्स। समझ में आ रहा है मेरा ये वाला पॉइंट आप लोगों को? फिर जैसे अगर मान लो मैं बैक्टीरियाज में बात करूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैक्टीरिया, देखो रुको एक मिनट, इसको साइड में बनाती हूँ आरबीसी को, ऐसे यहाँ मैं बना दूँ इसको आरबीसी को। आप समझ रहे हो ना तुम आरबीसी ऐसी क्यों नजर आ रही थी तुम्हें? वो इसलिए नजर आ रही थी
क्योंकि मैम वो बीच में से, तो हमें ये सब चीज़ें पता कैसे चली कि मैम ये एग्जिस्ट कर रही हैं, ये सब कुछ हमने डिस्कवरीज से निकाला है, साइंटिस्ट ने पढ़ पढ़ के इन चीज़ों को निकाला है। डन, ये आरबीसी हो गई। अब जैसे अगर मैं बैक्टीरिया में बात करूँ, बैक्टीरिया में अगर मैं बात करने लगूँ स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में तो हम क्या चीज़ देखेंगे, बैक्टीरिया इज समथिंग लाइक, वो सेल है, वो सेल है, बट आप देखेंगे उसके पास डिफरेंट शेप्स हैं, तो वो हमें देखने से पता चली। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एक होती है आपकी कोकस, क्या होती है, कोकस, कोकस बिल्कुल गोल सी, ऐसे देखो, रुको, ऐसे ऐसे बिल्कुल गोल सी, अगर ऐसा गोल बैक्टीरिया है तो वो कोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वो आपका कोकस कहलाएगा। एंड यू वॉन्ट बिलीव, आपको कुछ शेप्स ऐसी मिलेंगी देखने की, कोकस हो गई। एक आपको मिल जाएगी कैसी, रॉड शेप, रॉड शेप का बैक्टीरिया होगा, मतलब रॉड जो हमारे घर में लगी हुई होती है ना, ट्यूबलाइट, ऐसी ऐसी शेप का बैक्टीरिया भी आपको ऐसा एग्जिस्ट करता हुआ दिखेगा। देखो दिस, ये जो है ये रॉड शेप के बैक्टीरियाज हैं, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये भी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके। फिर आप देखेंगे कॉमा शेप, जो हम कॉमा यूज करते हैं ना स्टूडेंट्स, दिस कॉमा, कॉमा जो लगाते हैं, वैसे शेप का भी आपको बैक्टीरिया मिलेगा, कॉमा शेप का। कॉमा शेप का कैसा होगा, देखो ऐसा होगा वो दिखने में कुछ, देखो ऐसा, ऐसा कॉमा शेप का, कैसा, कॉमा शेप का बैक्टीरिया भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो ऐसा कॉमा शेप का। फिर एक होता है स्पाइरल, कैसी शेप का, ऐसा स्पाइरल सी शेप का, स्पाइरल शेप का। तो स्पाइरल शेप का कैसा होता है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा होता है दिखने में, देखो ऐसा, ऐसा होता है। तो मतलब क्या आप देख पा रहे हैं कि मल्टीपल शेप्स हैं उन सेल्स की, मल्टीपल शेप्स हैं उन सेल्स की। तो मतलब कि सेल तो मैम है और वही बॉडी को बना रही है। जैसे अब मैंने आपको ये बताया कि ये न्यूरॉन है, अब ये पूरा पूरा नर्वस टिश्यू बनाता है, फिर नर्वस टिश्यू के बाद बना है, नर्वस टिश्यू से तो ब्रेन बनता है, स्पाइनल कॉर्ड बनती है, तो मतलब पूरा टिश्यू, मतलब कि पूरा पूरा सेल से बना हुआ है हमारा वो। आरबीसी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ब्लड में, ऑक्सीजन को कैरी करना, इन सब कैरी करने का काम आरबीसी कर रही है। फिर देखो बैक्टीरियाज कितनी मल्टीपल शेप्स में प्रेजेंट है, तो इनसे हमें ये चीज़ ज़रूर अच्छे समझ में आ रही है कि मैम सेल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट वो मल्टीपल शेप्स में एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे कि द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोपिक क्यों है स्टूडेंट वो, क्योंकि हमें वो नहीं दिखेंगी इससे। जैसे मैंने आपको बैक्टीरिया की शेप्स दिखाई स्टूडेंट्स, मैंने आपको न्यूरॉन दिखाया, मैंने आपको आरबीसी दिखाया, ये हमें पता चला माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो मतलब सेल्स के मल्टीपल शेप्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। अब आप बोल रहे होंगे मैम मार्केट के अंदर तो आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप खरीदने जाती हैं कि स्पाइरल वाला बैक्टीरिया दे देना भैया 1 किलो, ऐसा है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो ऑल सेल एम्प्लॉय डीएनए एज ए जेनेटिक मटीरियल आर सराउंड। देखिए मैं बताती हूँ इसका मतलब ये क्या करें। जैसे मान लीजिए मैं किसी सेल की बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैंने किसी सेल की बात करी, यहाँ पे नॉर्मल एक, मान लो मैं हमारी ही सेल की बात कर रही हूँ, ह्यूमन सेल की बात कर रही हूँ। तो देखो आप ये देखोगे जितनी भी सेल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये कोई एक ऐसी सेल है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट ये सब में प्रेजेंट है। मतलब हर सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होगा जैसा मैं अभी बनाने जा रही हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक कवर होता है जिसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ रहता है, एंड बाहर की तरफ कुछ मतलब सराउंडिंग रहती है। जैसे मान लो मैं सेल हूँ, इमेजिन आई एम अ सेल, तो मेरे अराउंड जो है तो उसको सेपरेट मेरे से किसने कर रखा है, मेरी स्किन ने। तो इट इज समथिंग लाइक अ स्किन, ऐसा याद रखो अभी, कि कोई मेम्ब्रेन है मैम जो अंदर वाले इन्वायरमेंट को बाहर वाले इन्वायरमेंट से अलग रख रही है। समझ में आ गया वाला पॉइंट, यस मैम। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं हम इसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। डन, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम स्टूडेंट्स कुछ और भी चीजें नोटिस करते हैं, जैसे कि मैम यहाँ पे इसके सेंटर में देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये हर सेल के, एक मिनट रुकना स्टूडेंट्स, 1 मिनट। चलो भाई देखो क्या देख रहे थे यहाँ पे, तो मैं आप लोग को ये बता रही थी कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, हर सेल के पास होता है वो। मतलब हर सेल में इज इन द सेंस, मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल की बात नहीं कर रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ नॉर्मली। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये होता है न्यूक्लियस। क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है
न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम ये देखते हैं इसके ऊपर ऐसे कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे है ना, और इसके अंदर यहाँ पर ऐसे रॉड से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ऐसे, इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, और इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है मेरा पॉइंट आप लोगों को? ये क्या है, ये है आपके, या आप इसको जेनेटिक मटेरियल लिख लो, जेनेटिक मटेरियल आप इसको लिख लो। तो एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर है। देन आप देखेंगे यहाँ पर अंदर साइटोप्लाज्म है। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसे अंदर साइटोप्लाज्म है, जिनको मैं ऐसे किससे दिखा रही हूँ, ऐसे डॉट डॉट से दिखा रही हूँ। साइटोप्लाज्म क्या है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, फ्लूइड है, इज इन द सेंस, अगर मैं बोलूँ आपको कि ये फ्लूइड है, डन। क्या है स्टूडेंट, ये एक फ्लूइड है, और ये एक ऐसा फ्लूइड है, ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसके अंदर ऑर्गेनेलीज एम्बेडेड है। ऑर्गेनेलीज क्या है स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास ऑर्गन है ना, ऐसी सेल के पास ऑर्गेनेलीज है, छोटी छोटी सी, जो फंक्शंस को परफॉर्म करें। जैसे कि अभी बताती हूँ मैं आप लोगों को, समझ में आ गया अभी तक कितना पॉइंट जो वहां पे लिखा हुआ था? देखो, all cells employ DNA as a genetic material, are surrounded by plasma membrane and use the some basic mechanism for energy and metabolism। मतलब वही एनर्जी निकालने के लिए ऑर्गेनेलीज वगैरह वहाँ पे प्रेजेंट होंगी। डन मैम, आ गया ये, ठीक है। On the other hand, present day cells have evolved a variety of different lifestyle. Many organisms such as bacteria, protozoa, yeast, a single cell organism that are capable of independent self replication। मैं बताती हूँ इसका मतलब है। देखिए, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ऐसी सेल्स की जो यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल्ड हैं बट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग। मतलब एवरीथिंग इज इन द सेंस, खाना खुद से खाना, खाना खुद से डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेशन खुद से करना, रेस्पिरेशन के लिए मतलब सब चीज़ें वो खुद करना है। अभी मैं अपनी ही बात करूँगी तो मेरे पास ऑर्गन सिस्टम्स हैं, मतलब मेरे पास हर चीज़ के लिए चीज़ें बट चुकी हैं, मतलब सबका डिविजन ऑफ लेबर हो चुका है। डिविजन ऑफ लेबर का मतलब होता है काम बट चुका है सब पे। काम कैसे बढ़ गया, जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि ब्लड को पंप करना, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कराना, ग्लूकोज की सप्लाई कराना, ड्रग्स की सप्लाई कराना, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, इन सब की सप्लाई कराने का काम किसका है, ब्लड का है। किसका है, ब्लड का है, और हार्ट का है। तो ये उनका काम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो आती हैं चीज़ें। अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, मेरे खाना जो मैं खा रही हूँ उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब कराना, वो काम किसका है, डाइजेस्टिव सिस्टम का है। तो मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे सबके काम बढ़ चुके हैं। एक ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसके पास, तो मतलब इसके हिसाब से काम बढ़ चुके हैं, तो क्या सेल्स के नंबर भी मतलब डिफर कर रहे हैं, क्या उनका फंक्शन, उनके साइज भी डिफर कर रहे हैं? करेक्ट। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास हर काम करने के लिए अलग से ऑर्गन प्रेजेंट है। बट अगर मैं ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ जो सारा काम खुद से कर रहे हैं, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट्स ये, जो अपना काम खुद से कर रहे हैं, सारा का सारा, डाइजेशन क्या, सर्कुलेशन क्या, एक्सक्रीशन क्या, रेस्पिरेशन क्या, सारा का सारा फंक्शन ये अपना खुद से परफॉर्म करते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर। मतलब एक सिंगल सेल वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर मल्टीपल ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं। अब आप सोचो कि कितने इंडिपेंडेंट हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ अमीबा का। देखिए, चलिए देखो, ये समझ में आया ना आप लोगों को? ठीक है, अभी अमीबा का एग्जाम्पल दिखाती हूँ, या फिर इसी में दिखा दूँ क्या? नहीं, चलो अलग से दिखाती हूँ। देखो स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ दिखाती हूँ। देखिए आप, जैसे मान लीजिए मैं बात करी थी अमीबा की। अमीबा कुछ ऐसा होता है, ऐसा एक उसका इररेगुलर पैटर्न आप देखने के लिए आपको मिलता है। ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर कौन होते हैं स्टूडेंट्स? यूनिसेल्युलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं मैम जो सिंगल सेल्ड हो, जो सिंगल सेल्ड होते हैं। सिंगल सेल मतलब जिनके पास सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट है, बट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग ईच एंड एवरी फंक्शन बाय इटसेल्फ। मतलब कि इनको जरूरत ही नहीं है किसी ऑर्गन सिस्टम की, किसी इस चीज की। जैसे मान लीजिए इसकी अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि बीच में आपको यहाँ पे न्यूक्लियस नजर आ जाएगा। ये दिस इज द न्यूक्लियस,
दिस इज द न्यूक्लियस। अब आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स कि ये न्यूक्लियस हो गया, देन देयर इज अ साइटोप्लाज्म, देयर इज अ साइटोप्लाज्म। क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। एंड आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए आप, जब अमीबा किसी फूड पार्टिकल को खाता है, व्हाट यू विल ऑब्जर्व दैट जब कोई अमीबा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, क्या है यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल है, दिस इज फूड पार्टिकल, ये क्या है यहाँ पे, ये फूड पार्टिकल है, उसको डी मत समझ लीजिएगा, ये कोई फूड पार्टिकल है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि जब अमीबा इसको खाएगा, मान लीजिए अमीबा ने इसको खा लिया विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, पढ़ा होगा आपने क्लास 8 में इस चीज को, यस मैम पढ़ा तो होगा। चलो देखो, अब जब इसने इसको खा लिया तो इसने इसको एनगल्फ कर लिया, मतलब ऐसे निगल लिया, ये अंदर आ गया इसके फूड पार्टिकल। तो आप ये चीज देखेंगे, इसके सराउंड में एक मेम्ब्रेन बनेगी, ऐसे 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 एक मेम्ब्रेन बनेगी, और हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे स्टूडेंट्स फूड वैक्यूल। क्या बोलेंगे, फूड वैक्यूल, हम इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये जो है अमीबा, इसी फूड वैक्यूल के अंदर इसका डाइजेशन हो जाएगा, मतलब इसने खाया भी खुद, वो तो सब चलो हम भी खा लेते हैं, डाइजेशन इसने खुद करा, इसी सेल में डाइजेशन भी हुआ। फिर आप देखेंगे जब डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद यहाँ पे मान लीजिए डाइजेशन हो चुका है, यहीं पे दिखा रही हूँ इसमें सारे स्टेप्स तुम्हें इसी फिगर में, ये मान लो डाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे तुम देखोगे नेक्स्ट स्टेप में कि अब ये जो पार्टिकल्स हैं, डाइजेशन होने के बाद ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गए होंगे। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ से निकलकर साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो मतलब कि साइटोप्लाज्म में भी खुद ही चले गए, मतलब ऐसे जो काम ब्लड कराता है ना, ब्लड क्या कराता है, ब्लड ही कराता है। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम आपका, आपने कुछ खाना खाया, जब आपने वो खाना खा लिया ना, तो आप देखेंगे आपको उसको ब्रेक डाउन करा डाइजेस्टिव सिस्टम ने, बट अल्टीमेटली स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आपका पेट का पार्ट है, मैं बताऊंगी आपको सब कुछ, तो आप ये चीज नोटिस करेंगे कि आपके पेट से नीचे जाएगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद वो ब्लड में डाला जाएगा, मतलब वो ग्लूकोज बन तो गया डाइजेस्टिव सिस्टम में, बट वो ब्लड में डाला जाएगा, फिर ब्लड उसको सेल्स के पास लेकर जाएगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो भी यहाँ से डाइजेस्टेड था वो गया साइटोप्लाज्म में खुद से ही, थ्रू द मैकेनिज्म कॉल्ड डिफ्यूजन। किसके थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू। अब आपने एक चीज देखी यहाँ पे कि मैम यहाँ पर ये एब्जॉर्ब भी कर लिया जाएगा, एसिमिलेट मतलब क्या, अब ये जो अमीबा है ना, ये मान लो कुछ ग्लूकोज है, क्या है ये ग्लूकोज है, तो अमीबा इस ग्लूकोज का इस्तेमाल करके इससे एनर्जी भी निकाल लेगा, निकाल लिया एनर्जी, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचेगा, जो किसी यूज का नहीं है, जो वेस्ट है, उसको ये खुद ही बॉडी से बाहर निकाल लेगा, जिसके लिए हमारे पास पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इट मीन्स आप देख पा रहे हैं एक ही सेल ने सारा काम कर लिया, मतलब कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे फ्यूज हो जाएगा, एंड देन जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट था वो सब बॉडी से ऐसे बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब कि इस डायग्राम से आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है कि मैम अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बट उसने अपना सारा काम खुद कर लिया, उसने खुद से डाइजेशन कर लिया। देखो फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन हो गया उसका, फिर मैम उसका जो डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन भी खुद से करा लिया उसने, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दी चीज़, ऐसी कोई ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी मैम, वरना उसके लिए हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है स्टूडेंट्स। उसके बाद एसिमिलेशन, सेल ने खुद ही उसको ब्रेक डाउन कर लिया, है ना, खुद ही उसने ब्रेक डाउन कर लिया, एंड देन अल्टीमेटली उसको खुद ही जस्ट आउट कर दिया, जिसके लिए पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारे पास। तो आप देख पा रहे हैं एक सेल इंडिपेंडेंटली सारे काम कर पा रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कंसिडर करे जाते हैं स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर आपके बहुत सारे आते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया में भी कैटेगरीज आप देखेंगे यहाँ पे, बोथ आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। सबर करो इसके लिए, जब मैं प्रोकैरियोट पढ़ाऊंगी उसमें आपको बताऊंगी। प्रोटोजोआ की कैटेगरीज हैं, जिसमें अमीबा, जैसे प्रोटोजोआ में अभी मैंने आपको अमीबा के बारे में पढ़ाया, तो आप इसको एज अ एग्जाम्पल वहाँ पे सेट करके आ सकते हैं। यीस्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट सेल्फ रेप्लिकेशन। ये और पता है, हाँ एक बात और है, ये खुद से रेप्लिकेट भी कर जाएंगे। रेप्लिकेट इज इन द सेंस के जैसे रिप्रोडक्शन करने के लिए अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, तो दे आर लाइक, उनको क्या करना पड़ता है, उनको स्पर्म और ओवम की मीटिंग होती है, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। बट इनको ऐसा कुछ नहीं करना, ये सिंपली अमीबा चल रहा था 2 डॉटर सेल बन गए, खेल खत्म।
बताओ ऐसा हो जाए तुम्हारे साथ, मतलब किसी के सामने ऐसा, मतलब कि वो चल रहा था मैम और वो 2 ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया, तो हम ये देखेंगे यहाँ से कि ऐसे 2 सेल में भी खुद से कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेट, अपनी ही कॉपीज बना लेता है। तो मतलब ये खुद मतलब बहुत ही इंडिपेंडेंट है, इन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी सिस्टम, जैसे हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें पड़ती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ज़रूरत, इन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, दे आर इंडिपेंडेंट, कि अपना अकेली सेल सारा काम खुद करेगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं मैम? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जब एक सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन खुद से परफॉर्म करे। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोगों को? मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी ही बात कर लें, कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आर कंपोज ऑफ कलेक्शंस ऑफ सेल। मतलब हमारे पास मल्टीपल कलेक्शन होता है ना, कलेक्शन, आप मॉल में गए हो एंड यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस, लाइक कुछ भी लो, शूज में वैरायटी है, कपड़ों में वैरायटी, ऐसा है मल्टी सेलुलर के पास, इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर विद डिफरेंट सेल्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाऊंगी तो देखो आप क्या समझोगे। एक मिनट एक मिनट, रुको, चलो यही समझाती हूँ। देखो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, आगे बढ़े हम। चलो देखो, अब मान लो जैसे अभी मैंने आपको न्यूरॉन का एग्जांपल दिया था, तो न्यूरॉन की शेप अलग है, आरबीसी की शेप अलग है। मतलब कि मल्टी सेल्यूलर का मतलब ही क्या है? मल्टीपल सेल्स हैं उनके पास, और वो मल्टीपल सेल्स डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रही हैं, डिफरेंट तरीके की वो दिख रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बट अगर आप यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो एक ही सेल है जो सारे फंक्शंस खुद से परफॉर्म कर रही है, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट सेल डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। समझ में आ रहा है क्या? आप डिफरेंस क्लियर हो रहा है मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर का? अगर हो रहा है तो भाई जल्दी से रेड हार्ट को कमेंट कर दो इसी बात पे। चलो देखो नेक्स्ट, अब आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पर। एक बार डिफरेंस देखते हैं और आपको मजा आ जाएगा भाई डिफरेंस देखने में। देखो, एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल, ये बताया मैंने, यूनि का मतलब होता है सिंगल, तो मतलब कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल से रिप्रेजेंट करे जाते हैं। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स। जैसे कि हम अपनी ही बात कर ले तो मिलियन ऑफ सेल्स हैं हमारे पास, तो मल्टी सेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे देखो खुद ही सोचो, जो ब्रेन वाला पार्ट है उसके लिए अलग सेल है न्यूरॉन, ब्लड वाला पार्ट है उसके लिए अलग सेल है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब कुछ है, पढ़ाऊंगी सब कुछ मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो अलग सेल्स हैं, स्किन की बात करें तो अलग सेल है, तो मतलब हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स हैं। ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। सारी की सारी एक्टिविटीज जो होती हैं स्टूडेंट्स, वो एक ही ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म करी जाती हैं, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, डाइजेशन हो, एब्जॉर्ब मतलब सर्कुलेशन हो, कुछ भी हो, रिप्रोडक्शन हो, सब कुछ सिंगल ऑर्गेनिज्म करेगा, उसे किसी चीज़ की, किसी और सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया वाला पॉइंट? यस मैम। अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो होता है एक सेल एक ही टास्क को परफॉर्म करेगी। इट मीन्स कि ऐसा नहीं होगा कि हार्ट की सेल बोलेगी अरे आज मैं लंग्स के पास होकर आती हूँ, थोड़ा उसका हाथ बटा कर आती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि हार्ट की सेल निकल के किस में घुस जाए, लंग्स में, कि लंग्स आज में थोड़ा सा तेरा काम करा देती हूँ, ऐसा नहीं होगा। लंग्स की सेल है, उनको अलग उनका पैसा मिल रहा है अपना काम करने का, और हार्ट वाले को अलग मिल रहा है कि भाई अलग अलग काम करो, हम आपको दे रहे हैं पैसा, बस अलग अलग काम करो, साथ में नहीं रहने का। नेक्स्ट, देयर इज अ नो डिवीजन ऑफ लेबर। मैंने बताया ना डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, काम बट चुके हैं, इनमें कोई काम नहीं बटा, इसमें एक ही सेल सारे काम कर रही है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सब एक ही सेल कर रही है। एज अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज। बट इसमें तो भाई स्पेशलाइज सेल हैं, जैसे न्यूरॉन सिर्फ ब्रेन वाला काम कर रहा है, हाँ ये सारी चीजें, जैसे कि सेल्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स वो स्पेशलाइज्ड हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑफ द बॉडी, सो दैट देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। तो सेल्स में काम बटा हुआ है, वो ऐसी हैं जैसे घर में नहीं होता है, जैसे 2 बहनें होती हैं, अब मम्मी ने बोल दिया बर्तन धोने हैं, मम्मी ने बोला काम करना है, तो अब उनमें ना वो होती है, बैठक लगती है, तू बर्तन धोएगी, तू झाड़ू पोछा करेगी। अब तुम सोचोगे मैम आपके बीच में भी ये होता है कि आपके और आपकी बहन के बीच में? मैं नहीं बताऊंगी तुम लोगों को, देखो उधर आ जाओ। चलो, रिप्रोडक्शन कंज्यूम्स अ सिंगल सेल, मतलब कि इसमें रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल परफॉर्म करेगी, बट हमारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास पूरा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेल्स हैं, स्पेशली सेल्स हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल या फिर गैमीट्स हम जिनको बोलते हैं। ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म सेल। मैंने बताया ना कुछ ही सेल्स जो होती हैं बॉडी की वही सिर्फ रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्म सेल, टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। अदर सेल
सोमैटिक सेल हम जिसको बोलते हैं रिमेन इंटैक्ट। सोमैटिक सेल मतलब जैसे हमारी ये वाली सेल, मतलब कि रिप्रोडक्शन वाली सेल अलग है और दूसरी सेल अलग है। रिप्रोडक्शन से जितनी भी बची हुई सेल होती है उनको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल, बट इसमें रिप्रोडक्शन भी एक ही सेल कर रही है, मतलब भाई ये सब कर रहे हैं, ऑलराउंडर लोग हैं। नेक्स्ट, द लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट। देखिए एक ही सेल सारा काम करेगी तो उसकी ज़िंदगी तो कम ही होगी ना, तो यहाँ पे डेथ हो जाती है उस सेल की जल्दी, और इनकी जो इंडिविजुअल की जो लाइफ साइकिल होती है, लाइफ स्पैन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत टाइम तक जी लेते हैं। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? क्या आपको ये चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो रही है? यस मैम हो रही है। नेक्स्ट देखिए, सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो आप लोगों को पता ही है कि सेल जो है हमारी वो फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है और बेसिक रिक्वायरमेंट है। जैसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको किसी काम को शुरू करने के लिए वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो सेल भी वही है। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ को शुरू करने के लिए सेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे सेल बायोलॉजी क्या डिस्कस करती है? सारे के सारे फंक्शन, सारी चीज़ों को डिस्कस करती है। तो भाई यहाँ पर मैं सेशन को कर रही हूँ एंड आई होप आपको यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कराया है। बहुत कोशिश करिए। देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो आपको आंसर क्या लिख कर आना है स्टूडेंट्स? आपको आंसर लिख कर आना है कि मैम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिज्म जिनके पास हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि मैम हार्ट और ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, जैसे आपका नर्वस टिश्यू अलग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए काम कर रहा है, एक्सक्रीशन में मैम किडनी वगैरह काम कर रही है। बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि एक ही सेल मल्टीपल फंक्शंस को परफॉर्म करती है। जैसे अभी मैंने आपको अमीबा में भी दिखाया था, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ एक ही सेल करने वाली है। तो यही था आज के टॉपिक, मतलब आज की क्लास का टॉपिक जो मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर समझ में आ गया तो सेशन को जल्दी से लाइक कर दो। बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मैम बाद में कर देंगे, नहीं अभी करना है, और जल्दी से रेड हार्ट भी अभी कमेंट करना है। आप देखो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। भाई सिर्फ सीबीएसई को नहीं, स्टेट बोर्ड्स को भी, जैसे एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड। जैसे कि अब सीबीएसई के हो तो केजी से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन है, और स्टेट बोर्ड्स के जो भी अभी मैंने बताए हैं तो 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है। और अगर ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहते हो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से उसको जाके वहां से ग्रैब कर लो। तो भाई और कहाँ हमें फॉलो कहाँ कर सकते हो ये तो बता ही दूँ मैं आपको। जैसे अगर आप यूट्यूब पर हैं, यूट्यूब पर है नहीं, आना है आप लोगों को, मैग्नेट ब्रेन्स के लिए आना है, ठीक है। और यूट्यूब पर आइए, सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स को और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन से मिलने वाली हैं। फिर और आप हमें कहाँ फॉलो कर सकते हैं? थ्रू फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही धमाकेदार जोश के साथ, तो बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।